Hello everyone, let's begin today's class by revising what we have seen in the last class. तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो डाई का मतलब टू और पोल का मतलब पोलैरिटी, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के अगर दो चार्जेस सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस से तो उस सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि भाई मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल होते हैं, है ना। केमिस्ट्री में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? कूलम मीटर। क्यों? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कुछ टर्म समझा हमने कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ओके, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन है वो कहलाती है एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना। और उसका जो मिड पॉइंट है इन दोनों चार्जेस का वो कहलाता है, उसको मिड पॉइंट बोल देते हैं, जस्ट ओरिजिन बोल देते हैं। उस ओरिजिन से एक चार्ज की दूरी ए होती है और दूसरे चार्ज की दूरी भी ए होती है। तो दैट्स वाई दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 2a होती है। अच्छा, एक्सिस ऑफ डाइपोल से मिड पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की अगर परपेंडिकुलर लाइन खींच दें सो दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और उस इक्वेटोरियल लाइन की बजाय हम इक्वेटोरियल प्लेन खींच दें, यानी इस मिड पॉइंट से गुजर रहा है और एक्सिस ऑफ डाइपोल से परपेंडिकुलर है, सो दैट्स कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी एक्सिस ऑफ द डाइपोल पर। तो ये सब देखा हमने और फाइनली रिजल्ट याद रखना है। क्या है वो रिजल्ट? वो रिजल्ट है 2kp/x³, है ना। इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में याद रख लिया हमने, 2kp/x³। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही है। एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही है। ठीक है, फिर आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन है। और मैग्नीट्यूड क्या है? kp/y³, वेयर y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे समराइज करने के लिए पूछा जाता तो हम क्या बोलते कि एक्सियल लाइन पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा, और इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नीट्यूड क्या है इक्वेटोरियल लाइन पर? kp/y³। और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? 2kp/x³, वेयर x एंड y आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? हमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद रखना है और ये याद रखना है कि एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है एक्सियल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर हमारे सामने एक सिचुएशन आ गई कि एक पॉइंट ऐसा है जो ना तो एक्सियल लाइन पर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है, बट जनरल है कहीं पर, ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर है ना एक्सियल लाइन पर है, और ओरिजिन से उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर आर वेक्टर है और थीटा एंगल बना रहा है वो। अगर आर वेक्टर को देखा जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्सियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे फाइंड करें? तो बहुत ईजीली हमने इसको देखा। अब हम डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिखना सीख गए हैं एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो एक्चुअल डायरेक्शन, जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है उसको हमने इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया कि एक तो आ गया अलोंग द आर वेक्टर और एक आ गया परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। ठीक है, तो अलोंग द आर वेक्टर के लिए डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल मोमेंट ही होगी, और
जो दूसरा डायपोल मोमेंट रिजॉल्व करके आया दूसरा कंपोनेंट, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस ओरिजिनल डायपोल मोमेंट को हमने कंसीडर कर लिया एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायपोल मोमेंट्स, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। और क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर आई हैं दोनों की वजह से, उसको इस तरीके से रिजल्टेंट निकाल लिया। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने इस तरीके से समझा कि जो फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं के पी डॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर, इनफैक्ट किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर भी आगे जाके थोड़ी देर बाद देखा कि ये फॉर्मूला अगर लगा दिया हमने तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल आ सकता है। वैसे अगर नॉन वेक्टोरिकली देखें तो के पी बाय एक्स स्क्वायर एक्सियल पॉइंट पर। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पड़ने वाला, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पड़ने वाला कोई भी वेक्टर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पड़ने वाला कोई भी पॉइंट दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर है और दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो पोटेंशियल क्या होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर? ज़ीरो। इनफैक्ट इक्वेटोरियल प्लेन पर पड़ने वाले किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो इक्वेटोरियल प्लेन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, किसी जनरल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो, जो ना तो एक्सियल लाइन पर है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है, बट एक जनरल पॉइंट पर है, तो लेट्स से दैट इज आर वेक्टर एंड थीटा एंगल बना रहा है एक्सियल लाइन से। तो वही कहानी फिर एक बार कि जो ओरिजिनल डायपोल मोमेंट था उसको हमने दो डायपोल मोमेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, एक तो आर वेक्टर के अलोंग और एक आर वेक्टर से परपेंडिकुलर। तो आर वेक्टर से परपेंडिकुलर वाले के लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? जो आर वेक्टर के अलोंग है, और वो क्या होता है? के पी कॉस थीटा बाय पी कॉस थीटा। क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि इट विल बी पी कॉस थीटा। द डायपोल मोमेंट का ये वाला कंपोनेंट है जो आर वेक्टर के अलोंग है, दैट इज पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा हम डॉट प्रोडक्ट से जनरेट कर सकते हैं, सो के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। तो डायपोल मोमेंट के टर्म्स में अगर हम वेक्टोरिकली लिखना चाहें तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब होता है। इतना याद रखना है हमें, ठीक है। और होमवर्क दिया था कि ये सब तुम्हें एक बार खुद से डिराइव करना है ताकि ये फॉर्मूलेज याद हो जाए। दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। तो लिखो आज का पहला क्वेश्चन कि हमारे पास एक एक्सिस सिस्टम है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और इस एक्सिस सिस्टम पर, इस एक्सिस सिस्टम पर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। ऑरिजिन पे रखा हुआ है, ऑरिजिन पे रखा हुआ है -2q चार्ज, ठीक है। और ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर a डिस्टेंस दूर +q चार्ज रखा हुआ है, और ओरिजिन से y एक्सिस पर +a डिस्टेंस दूर q चार्ज रखा हुआ है। सो दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस इज ऑल्सो a, ठीक है। एंड a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द पॉइंट विच इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच इज लाइंग आउटसाइड दिस सिस्टम, है ना। तो एग्जैगरेट करने के लिए a बहुत बड़ा बना है, बट इट इज़ वेरी स्मॉल, डाइपोल्स की तरह समझ सकते हैं इसे। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट a है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,3, ठीक है। ये मीटर्स में है, x इज इन मीटर एंड y इज इन मीटर, एंड a जो है ये बहुत छोटा है, बट एग्जैगरेट करने के लिए दिख जाए हमें अच्छे से इसलिए बड़ा बना दिया, ठीक है। और एक पॉइंट है यहाँ पर b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-4, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड we have to find we have to find potential we have to find potential at points A and B, at points A and B due to
small due to small charge system fixed near origin, ठीक है। ये जो चार्ज सिस्टम है Q -2Q और Q जो ओरिजिन के पास फिक्स्ड है उसकी वजह से। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग a test point unit charge from A to B slowly, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको गौर से। यहाँ पर इस सिस्टम को हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर क्या -2Q चार्ज है, तो इसको -2Q को हम -Q लिख देते हैं और इसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं पहले वाले के साथ कि ये पहला डायपोल मोमेंट है। सो डायपोल मोमेंट विल बी लाइक दिस, P वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर एक और है -Q, एक और है, तो उसका बना देते हैं इस वाले के साथ पेयर +Q के साथ। तो माइनस से प्लस की डायरेक्शन में एक और डायपोल मोमेंट हो गया, P वेक्टर इधर। सो द होल सिचुएशन इज लाइक दिस। जो पूरी की पूरी सिचुएशन है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास दो डायपोल मोमेंट है, एक तो ऐसा और एक ऐसा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एंड ऑफ कोर्स दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा एनी वन ऑफ द चार्ज। तो एक सिस्टम का देख लो, एनी वन ऑफ द चार्ज Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, A है इस बार, है ना, नॉट 2A बट A। तो Q इंटू A हो जाएगा इस सिचुएशन में डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, A पॉइंट पर इन दोनों की वजह से लिखना है कि भाई वो क्या होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों डायपोल मोमेंट को एक डायपोल मोमेंट की तरह मान सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूँ तुम्हें, क्या मान सकते हैं उसे, कि भाई वो डायपोल मोमेंट हो गया कुछ ऐसा। दिस इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, को बोल देते हैं P रिजल्टेंट, ठीक है। और क्लियरली दैट P रिजल्टेंट वेक्टोरिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, P I कैप प्लस P J कैप, वेयर P इज दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ वन डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो अब पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करते हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन एज Kp डॉट आर डिवाइडेड बाय R क्यूब। ऐसे करते हैं एनी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो लास्ट क्लास में देखा था ये हमने। तो देखो अब क्या, हमारा जो पॉइंट ए है उसका वेक्टर लिख लेते हैं। तो देखना यहीं पे देखो, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, इसको आर ए वेक्टर बोल देते हैं। तो आर ए वेक्टर इज क्लियरली 4i कैप प्लस 3j कैप। एंड व्हाट इज आर बी वेक्टर, दिस इज आर बी वेक्टर, दैट इज व्हाट 3i कैप माइनस 4j कैप। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो गौर से, कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, K P रिजल्टेंट डॉट आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय आर ए क्यूब। आर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सो K P रिजल्टेंट को लिख दो, दिस इज P रिजल्टेंट। तो P I कैप प्लस P J कैप, P I कैप प्लस P J कैप डॉट आर ए वेक्टर। आर ए वेक्टर इज 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 4 और 3, 4,3 यानी मैग्नीट्यूड इज 5। सो 5 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, K 4p प्लस 3p
that is what 7p upon 125. So that is 7kp divided by 125. So this is the potential at point A. Similarly potential at point B भी निकाल लेते हैं. So potential at point B will be K P resultant dot RB divided by RB cube. So K तो K है, P resultant क्या है, PI कैप प्लस PJ कैप डॉट RB वेक्टर. RB वेक्टर क्या था, देखो देखो देखो, 3I कैप माइनस 4J कैप. तो 3I कैप माइनस 4J कैप डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब. तो RB का मैग्नीट्यूड क्या है, अगेन 3 का माइनस 4 है तो 5 का क्यूब इज 125. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3p माइनस 4p. 3p माइनस 4p कितना होता है, माइनस p. तो माइनस kp डिवाइडेड बाय 125. सो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी. तो ये आंसर हो गया पहले का. सो फर्स्ट का आंसर इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 7kp. अब p तो हमने माना है, p की जगह लिखना पड़ेगा qa. तो 7qa divided by 125 and potential at B is minus kqa divided by 125. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट का आंसर, ऑल्सो फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट पॉइंट यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ए से बी लेके आना है, तो ए से बी लेके आओगे तो क्या होगा, तो ए से बी तक लेके आना है टेस्ट चार्ज को. ठीक है. तो ए पॉइंट है कहाँ पर, 4,3 और बी पॉइंट है 3,-4. इसको लेके आना है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यानी कि 1 कूलम के चार्ज को. अच्छा, तो अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वर्क डन जो होता है वही स्टोर हो जाता है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में. तो कुल मिला के हमें क्या लिखना है, सेकेंड का आंसर इज वी बी माइनस वी ए. तो वी बी कितना है, वी बी है माइनस के क्यू ए बाय 125 माइनस वी ए कितना है 7 KQA डिवाइडेड बाय 125. तो इट इज़ माइनस KQA 8 आ जाएगा. माइनस 8 KQA डिवाइडेड बाय 125. दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. तो आई होप यू आर गेटिंग दिस. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कि अगर डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जो यूनिफॉर्म हो. तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफ वी कीप डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दें तो क्या होगा. लिखो डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या सिचुएशन है, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है. और इसमें हमने डाइपोल रख दिया. दिस इज माइनस क्यू लेट से एंड दिस इज प्लस क्यू. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं, माइनस से प्लस की तरफ यानी कि इस तरफ. सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन. और लेट्स से कि जो एंगल है ई वेक्टर और पी वेक्टर के साथ वो थीटा है. ठीक है. तो बहुत गौर से समझना इसको. ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है
और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है डायपोल मोमेंट वेक्टर का वो ई वेक्टर है, ठीक है। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, वेयर ई इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म है तभी हम ऐसा स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई ये निकालें कि इस डाइपोल पर नेट टॉर्क कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो गौर से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा डाइपोल पर। तो एफ रिजल्टेंट, तो इसको गौर से समझो, बहुत ही ईजी है। ये प्लस चार्ज है, तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ फोर्स, इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है। कितना लगेगा वो? अच्छा, यहाँ कचरा हो रहा है तो अपन एक बार अच्छे से बना लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखो इसको अपन यहाँ पे बना लेते हैं। ये प्लस चार्ज, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब देखो इस पर लगने वाला फोर्स किस दिशा में होगा? इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू ई। अच्छा, इसका इस पर लगने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगेन क्यू ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड इस चार्ज का भी क्यू है। अच्छा, तो अब देखो क्या ये फोर्स इक्वलेंट अपोजिट है? तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, ठीक है। बट टॉर्क होगा, टॉर्क लेट्स से इनके बीच की दूरी है डी। तो टॉर्क रिजल्टेंट लिख रहे हैं अब यहाँ पर हम, रिजल्टेंट टॉर्क, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं रिजल्टेंट टॉर्क? कि ये एंगल थीटा है ना, तो इस पर टॉर्क लिखना है। तो याद करो वो दिन जब हम टॉर्क लिखा करते थे कि लेट्स से अगर कपल लग रहा है एफ और एफ, और इनके बीच की जो भी दूरी है, तो हम क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस लेते थे, ठीक है। सो इफ दिस इज डी, दिस इज व्हाट थीटा, दिस विल बी डी साइन थीटा। सो टॉर्क ऑन दिस रॉड या जो भी ये है, टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज फोर्स, एनी वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डी साइन थीटा। तो एफ डी साइन थीटा। तो इस केस में क्या होगा? एफ है क्यू ई, तो दिस इज क्यू ई एंड डी साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो अब इसको ज़रा अपन समझते हैं। क्यू क्या है? चार्ज। डी क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस। तो क्यू इंटू डी कितना होगा? डायपोल मोमेंट। सो दिस कैन बी रिटन एज पी ई साइन थीटा। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, और यहाँ पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो साइन थीटा कैसे जनरेट हो सकता है? क्रॉस प्रोडक्ट से। तो देखना, टॉर्क इज डिफाइंड एज रिजल्टेंट टॉर्क इज डिफाइंड एज पी क्रॉस ई। ई क्रॉस पी की तरह याद मत रखना इसको, पी क्रॉस ई की तरह याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा जीरो हो जाए, तब ये साइन थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तब कैसी सिचुएशन बन जाएगी? कुछ ऐसी। तो देखो, लिखो इसमें पॉइंट करके, इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो देन टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और कैसी सिचुएशन बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डायपोल मोमेंट भी इस तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो है। दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज ई वेक्टर, ठीक है। दिस इज ई वेक्टर एंड दिस इज पी वेक्टर।
ठीक है। और ये जो सिचुएशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। दिस इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर हम डाइपोल को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। वो थोड़ा सा टिल्ट किया तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, थोड़ा सा टिल्ट किया तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है। बट व्हाट इफ कि थीटा 180 डिग्री हो जाए। सो लिखो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पाई रेडियन। ठीक है। तो अगर थीटा 180 डिग्री या पाई रेडियन है तब कैसी सिचुएशन बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मोमेंट इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। दिस इज द डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो जब थीटा 180 डिग्री है तो साइन थीटा अगेन जीरो होगा, तो तब भी टॉर्क जीरो आना है। ठीक है। तो तब भी टॉर्क इज जीरो। बट इस सिचुएशन में अगर हम जरा सा इसको टिल्ट करेंगे तो ये घूम के उल्टा हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है अगर थीटा पाई है तो। ठीक है। और अगर थीटा जीरो है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है। तो एस एच एम कहाँ करेगा? एस एच एम करेगा जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है। तो हम उस एस एच एम के लिए टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छा, किस टाइप का एस एच एम होगा अगर करेगा तो? एंगुलर एस एच एम, नॉट लीनियर एस एच एम बट एंगुलर एस एच एम। देखो एक नोट करके लिखो, नोट फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा डाइपोल will perform angular SHM about the position about the position of stable equilibrium, of stable equilibrium। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि इस सिचुएशन में अगर थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा थीटा लगाएंगे तो SHM करेगा, एंगुलर SHM। तो इस वाली सिचुएशन को अपन यहाँ पे बना लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और थोड़ा सा टिल्ट किया डाइपोल को, है ना, एग्जैगरेट करके बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो पी वेक्टर इस तरफ हो गया। ठीक है। दिस एंगल इज थीटा। सो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम? टॉर्क के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा क्योंकि थीटा बहुत छोटा है इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, सो दिस कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज पी ई थीटा। ठीक है। अब जो टॉर्क है उसको हम आई अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया पी ई थीटा अपॉन आई। तो ये अल्फा यानी कि मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, है ना, क्योंकि वापस लेके जाएगा वो से। सो पी ई थीटा बाय आई यानी कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए और जो बचता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा यानी कि अंडर रूट आई बाय पी ई। तो ये टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम हो गया। ठीक है। कुल मिला के याद क्या रखना है इतनी सब बातों में? याद ये रखना है कि जो टॉर्क होता है वो पी क्रॉस ई होता है, दैट्स इट, ये याद रखना है। और ये सब उन सब चीज़ों के बाद की कहानी है। अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डाइपोल की अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी डॉट ई। ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज दैट? माइनस पी ई कॉस थीटा। ये याद रखना है, दिस वी हैव टू मेमोराइज। ठीक है। माइनस पी ई कॉस थीटा।
ठीक है, तो अगर थीटा, इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो u क्या होगी? u होगी माइनस पी, और इससे कम नहीं हो सकती है ना। ये जो वैल्यू है ये माइनस पीई से प्लस पीई तक जा सकती है, सो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। और अगर मिनिमम वैल्यू है, अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो ऊपर देख ही चुके हैं हम कि थीटा इक्वल टू 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, सिंस u इज मिनिमम। और अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री, ठीक है, तब क्या होगा? अच्छा, मैक्सिमम देखना है ना, 90 डिग्री पे तो 0 हो जाएगा u, अपन को मैक्सिमम देखना है, तो 180 डिग्री करो इसे। इफ थीटा इज 180 डिग्री, u विल बी p इंटू ई, बिकॉज cos 180 डिग्री इज -1, और पी ई से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पर देखा था हमने कि थीटा अगर 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिंस u is maximum, सिंस u is maximum। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है उस क्वेश्चन में। तो वी विल राइट डाउन अ क्वेश्चन। वी हैव अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। दिस इज चार्ज माइनस क्यू, और इसका जो मास है वो m है। सिमिलरली ये दूसरा है, इसका मास m है और चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, और ये जो है ये कनेक्टेड है एक रॉड से। दीज आर कनेक्टेड बाय अ रॉड जिसका मास m है और लेंथ l है। ठीक है, अच्छा, ये मास m और लेंथ l अलग से है, मतलब इस पॉइंट इस चार्ज का मास m है, इस चार्ज का मास m है और इस रॉड का मास भी m है, तो ओवरऑल मास क्या होगा पूरे सिस्टम का? 3m। ये सब क्यों दिया गया है अभी समझ में आएगा। तो लिखो, इफ this theta, the angle between electric field and dipole moment is theta. So if dipole is released, if dipole is released from theta is equals to 53 degrees, from theta is equals to 53 degrees, then first part find its angular acceleration, find its angular acceleration, find its angular acceleration just after releasing, just after release. Second, find its angular velocity, find its angular velocity, find its angular velocity when it passes, when it passes through, when it passes through the position, the position of the position of stable equilibrium, the position of stable equilibrium। ठीक है, थर्ड, find work required, find work required, find work required to rotate it, to rotate it by 180 degree, by 180 degree। तो पहले पार्ट में फाइंड करना है हमें फाइंड इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन जस्ट आफ्टर इज रिलीज, कि जिस पॉइंट पर इसको रिलीज किया गया है उस पॉइंट पर हमें बताना है कि कितनी इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में बताना है फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम से पास करेगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है।
और थर्ड पार्ट, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 180 डिग्री, कि अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो वर्क कितना लगेगा। तो सबसे पहली बात कि अगर ये थीटा 53 डिग्री पर है तो ये मूव करना क्यों शुरू होगा? ये मूव करना इसलिए शुरू होगा क्योंकि इस पर टॉर्क लगेगा, और कब तक टॉर्क लगेगा? जब तक थीटा 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये ऐसे मूव करना शुरू होगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा। तो वो टॉर्क हम कैसे लिख सकते हैं? आई इंटू अल्फ़ा, वहाँ से अल्फ़ा बता सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम इस पर एट थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री टॉर्क लिख देते हैं। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? टॉर्क का ऐसे लिखते हैं अपन, टॉर्क वेक्टर इज पी क्रॉस ई। सो दैट्स व्हाट, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इस टॉर्क को हम आई अल्फा लिख सकते हैं। सो दिस टॉर्क इज आई इंटू अल्फा। पी कितना है? पी इज चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल, क्योंकि रॉड है बीच में और रॉड की लेंथ है एल। सो क्यू इंटू एल इज पी। ई कितना है? ई दिया है। और साइन थीटा कितना होगा? साइन 53 डिग्रीज। साइन 53 डिग्री हमें पता है 4/5 होता है, ठीक है। तो उसकी जगह 4/5 हो जाएगा। सो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा क्यू ई एल अपॉन आई इंटू 4/5। दिस विल बी द आंसर, वेयर आई इज़ वॉट? आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस पॉइंट के अबाउट निकालें सबसे पहले? तो सेंटर के अबाउट। ये जो टॉर्क लिखा है हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा है। तो ये पॉइंट मास है m, ये पॉइंट मास है m, और ये रॉड है जिसकी लेंथ है l और मास है m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 की वजह से आएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? l/2। सिमिलरली ये वाला भी l/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर विल बी m l/2 का होल स्क्वायर। ये किसकी वजह से हुआ? इस पॉइंट की वजह से। सिमिलरली इस पॉइंट मास की वजह से भी इतना ही होगा, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। प्लस रॉड पे सेंटर की वजह से क्या होता है? ml²/12, ठीक है, या ml²/3 याद करो। तो ml²/12 होता है। तो ml²/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा ml²/2 और यहाँ से आएगा ml²/12। तो 1/2 प्लस 1/12, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कॉमन ले लो, तो 6 + 1 दैट इज 7। तो ये हो जाएगा 7 ml²/12। सही है क्या? 6 + 1 7 ml²/12, ठीक है। तो आई की जगह रख देंगे यहाँ पे। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा क्यू ई एल अपॉन आई। आई इज 7 ml²/12 और यहाँ पर 4/5। बस ये आंसर होगा। 4 12 48 और 7 5 35। एक एल से एक एल कट जाएगा, सो इट विल बी 48 QE upon ml. This will be the angular acceleration just after the release. So I hope you are getting this. ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। सो सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो शुरुआत में क्या है? शुरुआत में ये ई वेक्टर के साथ, ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है, और इस पोजीशन से ये पहुंच रहा है कौन सी पोजीशन पर? जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर है, यानी कि जो पी वेक्टर है वो अब उसके डायरेक्शन के अलोंग ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, ठीक है। सो व्हाट इज थीटा हेयर? थीटा इज 0 डिग्री। तो हेयर थीटा इज 0 डिग्री। तो हमें क्या एंगुलर स्पीड बतानी है। अच्छा, एनर्जी के टर्म्स में सोचे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, लेट्स से यू इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। यहाँ पर फाइनली पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और फाइनली काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और दोनों के सम को बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट अभी ऊपर देखा था हमने, वो क्या था, माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस पी ई कॉस 45 डिग्री, नॉट 45 बट 53। तो कॉस 53 डिग्री क्या होता है, कॉस 53 डिग्री इज 3/5, दिस इज माइनस पी ई इंटू 3/5। अच्छा, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि उसे रिलीज किया है रेस्ट से। ठीक है, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, यानी कि माइनस पी ई। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या है, अच्छा प्योर रोटेशन हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं रहा है ना, जो सेंटर ऑफ मास है उसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो एंटायर काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल्स टू इन दोनों का सम। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं, तो ये क्या है, -3/5 पी ई प्लस 0 इज इक्वल्स टू माइनस पी ई प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ ओमेगा निकालना हमें इस पोजीशन पर, यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा 0 था। ठीक है, यही ओमेगा निकालना है बस हमें, ये वाला। सो शुरुआत में ओमेगा इनिशियल बोल देते हैं उसे, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा। तो ये ओमेगा कैलकुलेट करना है, बस कर दो यहाँ से। तो ये पी ई इस तरफ आएगा तो 1 - 3/5 दैट इज 2/5 पी ई इज इक्वल्स टू हाफ, व्हाट इज आई, आई इज 7/12 ml², जो ऊपर कैलकुलेट किया था हमने, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। P is what, Q into D, so 2/5 into Q into D, D नहीं sorry L, the distance between the two charges is L in this case, into E is equals to half 7/12 into ml square into omega square। तो एक L से एक L कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 into 12 is 24, 24 into 2 48, 48/35, तो 48/35। So omega square is 48/35 QE upon ml। तो ओमेगा क्या हो जाएगा इस चीज़ का, अंडर रूट। ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ दिस। So this is the answer for the second part। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं आप। क्या बोला उसने कि फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेटेड बाय 180 डिग्री, यानी कि शुरुआत में ऐसा कुछ था हमारा डाइपोल मोमेंट, और फाइनली क्या करना है हमें, फाइनली इसको 180 डिग्री रोटेट कर देना, मतलब यहाँ पहुँचा देना है ऐसा। तो शुरुआत में जो एंगल था ई वेक्टर के साथ वो कितना था, वो था 53 डिग्री, और फाइनली जो एंगल हो जाएगा ई वेक्टर के साथ वो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, दैट इज व्हाट, पाई माइनस 53 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज द ग्रीन वन इज ई वेक्टर। तो वर्क इज व्हाट, वर्क इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। ठीक है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर दो वर्क लग रहे होंगे। व्हाट इज दैट दो वर्क, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क, और एक हम जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसमें देखो लिखा है क्वेश्चन में स्लोली,
नहीं लिखा है तो लिख लो, है ना, स्लोली लेके आ रहे हैं, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। क्वेश्चन में ये गिवन है, लेट्स अज्यूम इट। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स will be our answer and that will be change in potential energy. So what's that? That is U final minus U initial. U final मतलब कि इस पोजीशन पर हमें U final लिखना है, so that is what? Minus P dot E, यानी कि PE cos theta, theta is pi minus 53 degrees. ठीक है, यहाँ पर U initial क्या है? माइनस PE cos 53 degrees. ठीक है, कुल मिलाकर ये जो वर्क है ये आंसर है हमारा। सो यू फाइनल इज दिस थिंग। तो माइनस PE तो ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? कॉस पाई माइनस 53 डिग्रीज माइनस, है ना, माइनस कॉमन तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, मतलब माइनस ले प्लस होगा तो ये माइनस आएगा क्योंकि ब्रैकेट ले लिया, अपना अपना देख लो। फिर कॉस 53 डिग्रीज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये पाई माइनस 53 डिग्री इज कमिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें क्या कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस पाई माइनस समथिंग, तो कॉस का कॉस रहेगा। सो व्हाट इट विल बी, तो ये PE तो एज इट इज़ ये हो जाएगा माइनस कॉस 53 डिग्री, ASTC रूल याद होगा तुम लोगों को। फिर माइनस कॉस 53 डिग्री, तो दिस इज माइनस 2PE कॉस 53 डिग्रीज। कॉस 53 डिग्री होता है 3/5, सो माइनस 2 × 3/5, 2 × 3/5 P. P is Q into L into E. So this is minus 6/5 QLE. This is the answer. This much work has to be done if it has to be rotated by 180 degree. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नेक्स्ट सिनेरियो, और उसमें भी एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे हम। सो राइट डाउन कि अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, अभी तक तो हमने डाइपोल को देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, बट व्हाट इफ डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, तब क्या करना है? तो लिखो डाइपोल 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 इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन के तहत ही हम इसको शुरू करते हैं। तो कंसीडर अ सिचुएशन कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है +Q, और एक डाइपोल है इससे काफ़ी दूर। ठीक है, दिस इज़ द डाइपोल। ठीक है, डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, P के टर्म्स में आंसर निकालना है, और इसके मिड पॉइंट की दूरी, इस डाइपोल के मिड पॉइंट की दूरी इस पॉइंट चार्ज से R है, और मिड पॉइंट से ये -Q है ना, ऑफ कोर्स दिस इज -Q, दिस इज +Q। तो ये मिड पॉइंट से एक की दूरी A है ना, जो कन्वेंशन लेते हैं वही, यानी कि दोनों डाइपोल के मतलब दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 2A है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन कि फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे हमें इस डाइपोल पे लगने वाला फोर्स बताना है। तो एक तरीका तो ऐसा है कि भाई Q की वजह से इस -Q पे चार्ज निकाल लो, फिर +Q पे चार्ज निकाल लो, और उसका नेट रिजल्टेंट ले लो।
ठीक है, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। उससे आसान तरीका ये है कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ठीक है, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल ली, समझना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज को मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं अब हम कि व्हाट इज फोर्स ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू डाइपोल ऑन पॉइंट चार्ज। अच्छा, हम किस पर फोर्स निकाल रहे हैं? इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं डाइपोल की वजह से, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखो, जो फोर्स डाइपोल की वजह से इस पर लगेगा, वही फोर्स तो इसकी वजह से डाइपोल पर लगेगा, है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम क्या करते हैं, डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, और किस डायरेक्शन में होगी वो? डाइपोल मोमेंट के अलोंग, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सियल लाइन पर है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, तो 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये ई हो गया, और फोर्स लिखना है हमें, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस चार्ज से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू डाइपोल ऑन पॉइंट चार्ज। तो फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू डाइपोल किधर होगा? इसके अपोजिट, बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ by Newton's third law, force on dipole will be equal in magnitude of this and opposite in direction of it. So that is 2kpq divided by r cube, and the direction will be in this direction. So this is the answer. ये हमारा आंसर है, यही पूछा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इससे आर दूरी पर, यहाँ पर ये आर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और एक ऐसा डाइपोल रखा हुआ है। दिस इज द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का इस तरफ है, ऊपर साइड। तो अब हमें बताना है कि भाई इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो देखो, फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। तो एक काम करते हैं, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते हैं और इसका अपोजिट लिख देंगे। तो लिखो फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इस पर किधर लगने वाला है फोर्स? तो P की वजह से, इस डाइपोल मोमेंट की वजह से, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ, यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो डाइपोल पे किस तरफ लगेगा? डाइपोल पे उस तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस फोर्स विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्यू, और डायरेक्शन क्या आएगा? ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पर? Kp/r³। ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, अच्छा, अब कोई बोले कि भाई टॉर्क भी निकाल दो, ऐसी सिचुएशन में टॉर्क क्या होगा? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसकी वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट हो रही होगी।
ऐसा कुछ। तो फोर्स तो आ गया, टॉर्क के लिए क्या करें? तो लेट्स सॉल्व फॉर टॉर्क। यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ, व्हाट विल बी द टॉर्क। तो ये डायपोल मोमेंट ऐसा बना हुआ है, तो उसके दो पॉइंट चार्जेस कैसे होंगे? प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर। कैसे डिसाइड किया? क्योंकि डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का उस तरफ, ऊपर की साइड, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ। यहाँ पर ये है अपना प्लस क्यू चार्ज। तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? बना दो उसको। तो इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, इधर साइड। तो इस वाले चार्ज पर प्लस क्यू पर फोर्स इधर लगेगा, और इस वाले चार्ज पर, क्योंकि ये नेगेटिव है, फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? 2a। ठीक है। तो अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए प्लस चार्ज से, सो दिस इज a एंड दिस इज a, सो दिस इज ओवरऑल 2a। ठीक है। तो ये फोर्स एक ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, सिमेट्रिक है ना। ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज r। तो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ समझने के लिए। ये डाइपोल है, इस पर लग रहा है फोर्स एक एफ इधर और एक एफ इधर। ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट है फोर्स, क्या नहीं? इक्वल एंड अपोजिट नहीं है ना? इक्वल एंड इक्वल है बट अपोजिट नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। इक्वल है बट अपोजिट नहीं है। इक्वल एंड अपोजिट होते तब तो कपल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? ऐसी सिचुएशन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस एफ को रिजॉल्व किया यहाँ पर और यहाँ पर। सिमिलरली इस एफ को रिजॉल्व किया यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है। तो हम इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, लेट्स से। ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो दिस वॉज थीटा, so this was also थीटा। तो ये हो जाएगा f साइन थीटा और ये हो जाएगा f कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा f कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा f साइन थीटा। अच्छा, हमें ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इससे परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस से ही मतलब है टॉर्क निकालने के लिए, क्योंकि ये f साइन थीटा और f साइन थीटा तो दोनों ऊपर साइड लग रहे हैं। तो ये टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे। टॉर्क जनरेट कौन करेंगे? ये f कॉस थीटा और f कॉस थीटा। और अब ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कपल वाला। सो टॉर्क इज व्हाट? एफ कॉस थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2a। ठीक है। तो कॉस थीटा को ज्योमेट्री से हम यहाँ से लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या है? बेस, दैट इज r, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज this torque can be written as f into cos theta is r upon r square plus a square का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2a। तो ये टॉर्क हो गया। ठीक है। तो इस f को भी लिख सकते हैं अपन कूलम्स लॉ से। f इज फोर्स बिटवीन एनी ऑफ द टू, सो दैट इज k q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है। ये तो फोर्स हो गया। अब बचा क्या? r इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। सो व्हाट इज दैट? दैट इज के क्यू इंटू 2a को p लिख सकते हैं। सो के पी क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि जो a है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, यानी कि ए स्क्वायर इज़ वेरी 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 मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से हम ए स्क्वायर को ड्रॉप कर सकते हैं और उसको जस्ट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दैट विल बी के पी क्यू, आर क्यूब आ जाएगा नीचे और एक ऊपर के आर है, तो के पी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो दिस विल बी द टॉर्क। ठीक है।
ठीक है, तो देखो क्या अप्रॉक्सीमेशन, अगर हम इसको ऐसे मान लेते, यहाँ पर हमने आर को बहुत छोटा बहुत बड़ा मान लिया है ए से, और ये आंसर आ गया हमारे पास। अगर इसको ऐसे सोच लेते हम, देखना गौर से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि Q यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर दूरी पर है। तो यही फील्ड हम यहाँ मान लेते, यही फील्ड यहाँ मान लेते, तब भी यही आंसर आता। कैसे, देखो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते टॉर्क को कैसे लिखते, फोर्स, फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज क्यू ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2a, ठीक है। तो Q क्या है, Q तो Q है। E क्या है, E की जगह लिख देते हैं अब हम यहाँ पर कि भाई इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, 2a तो 2a है, तो Q इंटू 2a इज नथिंग बट P, तो के क्यू पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, देखो यही आ जाता। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए अगर हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, वैसे तो नहीं है यहाँ पर, असलियत में क्या सिचुएशन है, असलियत में कुछ ऐसी सिचुएशन है, Q यहाँ पर है, प्लस Q यहाँ पर है, माइनस Q यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है, ऐसी, 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 ठीक है। कांस्टेंट नहीं है, बट अगर कांस्टेंट मान लेते तो भी वही आंसर आना था, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में हमने फाइनली वही किया है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू, समझ में आए तभी इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नोट करके लिखो कि फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग torque, for finding torque on the dipole, on the dipole, on the dipole, we can assume, we can assume, we can assume field to be, field to be constant, to be constant at that point, at that point, field to be constant at that point, ठीक है। अच्छा, एक कैलकुलस का, जैसे ये तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से टॉर्क या फोर्स फाइंड किया इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। बट व्हाट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं बट किसी और वजह से, तो एक जनरल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम फोर्स कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी टाइप ऑफ, फॉर एनी टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एनी टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी टाइप की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कैसे फोर्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको पता नहीं हमें कि किस वजह से है ना, उसका फॉर्मूला नहीं पता हमें। तो लेट्स से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस डी ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वेरी कर रही है, और जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यहाँ पर है, ठीक है? और इस सोर्स से जो पहले चार्ज की दूरी है वो है r, और ये वाली जो दूरी है दिस इज डी आर, यानी कि r तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E थी और डी आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डी ई हो गई है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो F रिजल्टेंट ऑन दिस डाइपोल, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर लगेगा इस तरफ, ठीक है, दैट इज क्यू ई, और इस पर कितना लगेगा, इस पर लगेगा इस तरफ, दैट इज क्यू ई प्लस डी ई, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज
क्यू ई प्लस डी ई माइनस क्यू ई, तो क्यू ई से क्यू ई कट जाएगा और क्या बचेगा, क्यू इंटू डी ई। ठीक है, अब इसको गौर से देखो, इसको हम एक अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू लिखने जा रहे हैं अब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलस के थ्रू। सो दिस डी ई में हम डी आर और डी आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये ऐसा होगा, इट विल बी क्यू इंटू डी आर मल्टीप्लाइड बाय डी ई बाई डी आर। अब गौर से देखो, क्यू क्या है, चार्ज, डी आर क्या है, इन चार्जेस के बीच की दूरी, तो क्यू इंटू डी आर क्या हो गया, क्यू इंटू डी आर हो गया पी, डाइपोल मोमेंट। सो इट विल बी पी इंटू डी ई बाई डी आर। तो ऐसे याद रखना है हमें कि रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी पी इंटू डी ई बाई डी आर। ठीक है, सो नोट डाउन, नोट कर लो इसको, लिखो, लिखो, इन नॉन यूनिफॉर्म, इन नॉन यूनिफॉर्म, in non-uniform field, in non-uniform field, magnitude of force, magnitude of force, magnitude of force on dipole, on dipole is p dE by dr, p dE by dr। ठीक है, अच्छा ये तभी एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्लेस्ड है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्लेस्ड है हमारा डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना कि दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल if dipole is placed along, is placed along, is placed along the direction, the direction of r vector, direction of r vector। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बता सकते हैं जो हमने ऊपर सॉल्व किया उसको डायरेक्टली। देखो कि हमारे पास वही क्वेश्चन अगर इस नज़रिए से करें कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर आर दूरी पर एक डाइपोल रखा हुआ है पी वेक्टर, दिस इज आर एंड दिस इज पी वेक्टर। तो अब इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो देखना फोर्स क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी पी डी ई बाय डी आर। ठीक है, तो ई क्या है, ई है इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पड़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज व्हाट, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डी ई बाई डी आर क्या होगा, डी ई बाई डी आर विल बी माइनस के क्यू बाय आर, इनफैक्ट माइनस टू के क्यू बाय आर। सॉल्व करोगे जब इसको तो इसको ऐसे लिखोगे के क्यू आर टू द पावर माइनस टू, तो माइनस टू इधर हो जाएगा। सो डी ई बाई डी आर विल बी दिस, सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी पी इंटू टू के क्यू बाय आर, है ना, मैग्नीट्यूड ले लिया उसका, तो ये हो गया। और यही हमने पहले लॉजिकली भी देखा था। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, और डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो किस तरफ होगा ये, इस तरफ, दिस विल बी द डायरेक्शन। इस पर निकाल रहे हैं हम फोर्स, डाइपोल पर फोर्स निकाल रहे हैं, है ना, वो हम देख लेंगे लॉजिकली कि डायरेक्शन किस तरफ है। एक और, कि हमारे पास दो डाइपोल्स हैं। ठीक है, एक डाइपोल है P1 और दूसरा डाइपोल है उसी के अलोंग P2, और इनके बीच की दूरी यानी सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है दैट इज r। ठीक है, तो फाइंड फोर्स ऑन P2, फोर्स ऑन P2 बिकॉज ऑफ P1। ठीक है, P2 पर फोर्स बताना है, P2 पर फोर्स बताना है P1 की वजह से। तो इसमें अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि
P1 की वजह से फोर्स बताना, यहाँ नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2kP1 divided by r cube. This will be the electric field because of 1. तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय dE1/dr. सो P2 इज P2 और dE1/dr लिखना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर dE1/dr निकालते हैं। सो d/dr ऑफ 2kP1 r⁻³ ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, P1 कांस्टेंट है, तो इसका क्या बनेगा -3 r⁻³ -1 यानी कि -4 और बाकी सब तो वही, तो 2kP1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाट, दैट इज -3 × 2 6kP1 डिवाइडेड बाय r⁴। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा P2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में -6 × kP1 डिवाइडेड बाय r⁴ और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि 6kP1P2 डिवाइडेड बाय r⁴। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और क्लियरली यहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कम है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ज़्यादा फोर्स इस पर लगेगा, इस पर कम लगेगा क्योंकि ये पास है। और इस पर किस तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस तरफ, इस पर होगा इस तरफ। तो इफेक्टिवली ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर हो जाएगा, इस तरफ। दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि हमारे पास एक डाइपोल है P1 और एक और डाइपोल है, बट वो इसके अलोंग नहीं, इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस इज P2 विच इज परपेंडिकुलर और इनके सेंटर्स के बीच की दूरी है r। सो क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स ऑन P2 बिकॉज ऑफ P1। तो P2 पे फोर्स निकालना है P1 की वजह से। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे पता चल जाए हमें, ठीक है, तो P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगी, यहाँ पर वो होगी इस दिशा में, ठीक है। यहाँ पर होगी, हाँ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें हम, ऐसी सिचुएशन में अब अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P2 की वजह से, तो वो किधर होगी, वो इधर होगी। तो पिछली सिचुएशन में तो पैरेलल आ रही थी, बट इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर आ रही है। तो व्हाट टू डू, क्या किया जाए। तो हम लिखते हैं कि फील्ड ऑन P1 फील्ड ऑन P1 ड्यू टू P2 P1 पर P2 की वजह से फील्ड कहाँ होगी, वो इधर होगी। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो KP यानी कि KP1 डिवाइडेड बाय r³। तो दैट विल बी इक्वल टू KP2 डिवाइडेड, एक मिनट, फील्ड ऑन P1 ड्यू टू P2 लिखना है, गलत कर दिया।
गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। मतलब किस पर फील्ड लिखना है? P1 पर P2 की वजह से। तो देखो किधर होगी वो फील्ड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, इधर होगी। और इसको लिख रहे हैं अब हम, है ना, इसको बोल देते हैं E2 बोल देते हैं इसे। तो E2 विल बी KP2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 2KP2 अपॉन R क्यूब आनी चाहिए। ठीक, एक मिनट, सही तो लिखा था पहले। जस्ट अ सेकेंड, सब रिवर्स करो। P1 पर फील्ड लिखनी है ना यार, इधर P1 पे फील्ड लिखनी है ड्यू टू P2। सब रिवर्स करो। बस हाँ, ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर, कि ये होना चाहिए KP2, KP2 बाय R क्यूब, और इसको बोल देते हैं अपन E2। E2 क्यों? क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल 2। हाँ, नाउ गेट बैक टू द पॉइंट। So that will be KP2 by R cube. Why KP2 by R cube? क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। ठीक है भाई, तो DE by DR क्या होगा यहाँ से? DE by DR यानी कि DE2 by DR। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो इट विल बी, तुम अपने आप से डिफ्रेंशिएट करके देखो, ये आएगा -3 KP2 by R to the power 4। ठीक है, अच्छा अब इस पर पड़ने वाला फोर्स क्या होगा? तो फोर्स विल बी ऑन P1 विल बी डायपोल मोमेंट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय DE2 by DR, और इसका मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज P1? P1 इज P1, एंड व्हाट इज DE बाई ये? तो -3 P1 P2 K अपॉन R टू द पावर 4, और इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3K P1 P2 डिवाइडेड बाय R टू द पावर 4। अब डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, ये भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ज़्यादा पास कौन है? ज़्यादा पास है पॉजिटिव वाला, यानी कि ये डोमिनेट करेगा और ये छोटा रह जाएगा। तो ऊपर की साइड, सो आंसर इज ऊपर की साइड। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज फोर्स ऑन P2 बिकॉज ऑफ P1। उल्टा बोल दिया, फोर्स ऑन P1। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ जो तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली होगी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ नहीं, इस डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इस तरफ होनी चाहिए, नीचे की साइड। ठीक है, सो दिस इज़ माय बैड, इसको करेक्ट करो। तुमने भी पकड़ ही लिया होगा इस बात को। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वो नीचे की साइड। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शन वाइज, कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है नीचे की साइड। ज़्यादा पास ये है तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो द फोर्स ऑन P1 because of P2 will be downward, not upward, but downward. Or by Newton's law, force on P2 because of P1 will be upward and it is of the same magnitude. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, फाइंड फोर्स ऑन P2 बिकॉज ऑफ P1 विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि 3K P1 P2 डिवाइडेड बाय R टू द पावर 4, एंड इट विल बी अपोजिट टू दिस, यानी कि अपवर्ड। सो दिस इज द आंसर। ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना। ये थर्ड लॉ से लिख दिया हमने, दिस इज ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन।
ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछे टॉर्क भी लिख दो, व्हाट विल बी द टॉर्क, तो वो भी लिख देंगे। तो अभी ऊपर हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान लेना है। टॉर्क के चक्कर में जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान लेना है। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज P क्रॉस E। ठीक है, सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज PE साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या 90 डिग्री है यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट टॉर्क किस पर निकाल रहे हैं? 2 पर निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ 1। सो P2 E1 साइन थीटा, E1 को कांस्टेंट मान लो ना सेंटर पे। सो 2K P1 P2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। साइन थीटा इज साइन 90 डिग्री। ये हो गया 2K P1 P2 divided by R cube. So this is the torque if we have to find it. So इतना ही करते हैं आज। और हमारे पास होमवर्क में जो आज है that is we have to solve questions based on dipole in uniform electric field. In uniform electric field, और जो फॉर्मूला है टॉर्क का वो रटना है, दैट इज़ P क्रॉस E, उससे बेस्ड सवाल करने हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रटना है, दैट इज़ माइनस P डॉट E। ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल करने हैं। ऑल्सो वी हैव टू सॉल्व डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी लास्ट क्लास में हमने कुछ सवाल देखे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें क्या याद रखना है कि जो फोर्स है दैट इज़ P/dE/dr, ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो। इतना ही करते हैं आज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।